वाईफाई से। गुड आफ्टरनून। आज हम लोग एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ेंगे। 3 लेक्चर्स में हम कवर करेंगे मोस्ट मेजर टॉपिक हिस्ट्री के। आज एंशिएंट हिस्ट्री है पहला टॉपिक। तो हिस्ट्री को हम लोग बेटर क्लासिफिकेशन और बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए 3 बेसिस पे 3 भाग में हमने डिवाइड किया है। वो है एंशिएंट, मिडिवल एंड मॉडर्न हिस्ट्री। तो एंशिएंट हिस्ट्री सब काफी ज्यादा बड़ी है, रीजन बीइंग 4000 इयर्स का अराउंड का हम पीरियड पढ़ते हैं। मिडिवल में हम पीरियड पढ़ते हैं 900 AD से 900-800 AD से हम जब तक ब्रिटिशर्स इंडिया में नहीं आए 1707 औरंगजेब की डेथ होती है, वो मिडिवल पीरियड है। 800 रफली इयर्स का जो पीरियड है वो कौन सा है? मिडिवल हिस्ट्री। फिर ब्रिटिशर्स का जो पीरियड है, यूरोपियंस का पीरियड है, ब्रिटिशर्स का जो रूल है वो किसमें आता है? मॉडर्न हिस्ट्री में, जो अभी तक चला आ रहा है। 1947 में हमको इंडिपेंडेंस मिली। तो एंशिएंट हिस्ट्री की मेनली अगर हम बात करें तो हम जो फाइनल इवेंट है एंशिएंट हिस्ट्री का वो है किंग हर्षवर्धन की डेथ। हम बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए किंग हर्षवर्धन की डेथ को मानते हैं। और जो स्टार्टिंग पीरियड है वो तो कैलकुलेट नहीं किया जा सकता। 5000 इयर्स वो भी हो सकता है, 4000 इयर्स वो भी हो सकता है, पर कुछ सिग्निफिकेंट इवेंट है उसके बेसिस पे हम लोग हिस्ट्री पढ़ने की समझने की कोशिश करेंगे। कुछ सिग्निफिकेंट इवेंट जैसे हड़प्पन सिविलाइजेशन हो गया, वैदिक सिविलाइजेशन हो गया, मौर्य का पीरियड हो गया, गुप्त का पीरियड हो गया। ठीक, तो ये सब कुछ इवेंट्स हैं जिसको हम आज समझेंगे बेसिकली। तो पहला टॉपिक हमारा है इंडस वैली सिविलाइजेशन। एस्टेब्लिश्ड अराउंड 3300 BC के अराउंड ये एस्टेब्लिश हुई थी इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो अभी हम है 2024 में। तो 5000 प्लस इयर्स की सिविलाइजेशन थी ये, और जिसका डिक्लाइन 1900 BC में हुआ और डिसअपीयर हो गई सिविलाइजेशन 1400 BC के अराउंड। डिसअपीयर यानी जो लोग थे, जो सिविलाइजेशन थी वो कंटिन्यूअस नहीं थी। रीजन ऑफ डिसअपीयरेंस बहुत सारे बताए गए, कुछ लोगों ने फ्लड बताया, पर अभी वहां पे क्लियर नहीं है क्या रीजन था कि अभी इंडस वैली सिविलाइजेशन एग्जिस्टेंस में नहीं। तो एक सिग्निफिकेंट इवेंट है। अभी आप बीसी का फुल फॉर्म और एडी का आप जानते होंगे, तो हम लोग बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए करते हैं। इसको हम कहते हैं बिफोर कॉमन ईरा। बहुत लोग बोलते हैं बिफोर क्राइस्ट, ऐसा नहीं है, ये बोला जाता है बिफोर कॉमन ईरा। और अभी हमारा जो कॉमन ईरा या एडी बोलते हैं। एडी को लैटिन वर्ड है जिसको एनो डोमिनी बोला जाता है, यानी जिस वक्त जीसस क्राइस्ट का बर्थ हुआ वो पीरियड क्या है? 180। ठीक, ये मत समझिएगा कि उनके डेथ के बाद का पीरियड है। आफ्टर डेथ कुछ लोग बोलते हैं, एडी को नहीं, वो एनो डोमिनी करके बोला जाता है। कोई जीरो करके ईयर नहीं है, जैसे आप देख रहे हो ना बीसी, ये ऐसा जीरो करके कुछ नहीं। जैसे ही ये और ये उल्टे काउंट हो रहे हैं, ये भी आपको पता होगा। तो 3300 BC बाद में आएगा कि पहले आएगा? क्या लग रहा है आपको? पहले होगा। और धीरे धीरे और सारे सिग्निफिकेंट हुए, और 1900 से होते हुए हम 500 BC पे देखेंगे गौतम बुद्ध का पीरियड, जैनिज्म का पीरियड, ये हम सब देखेंगे। और फाइनली देखेंगे जब आ जाएगा क्या? 1 BC एंड देन 1 AD, जो मॉडर्न ईरा या हम लोग अभी 2024 AD में है या कॉमन ईरा में। तो ये पीरियड आपने देख लिया, 5000 इयर्स ओल्ड सिविलाइजेशन रही है इंडस वैली सिविलाइजेशन। ये इसका एक एरिया का मैप है। एंशिएंट ईरा है, हड़प्पा करके एक सिटी थी, सबसे बड़ी सिटी थी और सबसे फर्स्ट सिटी थी जो डिस्कवर की गई इंडस वैली सिविलाइजेशन में। उसका नाम क्या था? हड़प्पा। उसका एक मैप है, आप यहाँ देख सकते हो कि यहाँ पर एक डेवलप्ड सिविलाइजेशन के सिम्टम्स हमको दिखते हैं। डेवलप्ड सिविलाइजेशन यानी ब्रिक्स का यूज है, यहाँ घर होता है, ठीक है, ब्रिक्स का यूज दिख रहा है सबको। आज से 5000 ईयर ओल्ड की सिविलाइजेशन, और ये मॉडर्न बनी हुई है, यानी यहाँ पर कॉमन बात और यहाँ तक और सारी चीजें हैं, आर्ट कल्चर सब है। मूवीज भी बन चुकी है, आप लोगों ने मूवी देखी होगी मोहनजोदाड़ो, ठीक है, जिसमें ऋतिक रोशन ने एक्ट किया है। वो भी एक मेजर सिग्निफिकेंट सिटी थी, किसकी? हड़प्पन या इंडस वैली सिविलाइजेशन। फर्स्ट सिटी कौन सी थी? हड़प्पा थी। और बोला जाता है इंडस वैली सिविलाइजेशन रीजन भी ये इंडस रिवर के अराउंड है, इसलिए इसको बोला जाता है। इंडस रिवर इंडिया से निकलती है और पाकिस्तान में फ्लो करती है, ये नॉर्थ इंडियंस की तो
और ये जो सिविलाइजेशन के मेजर सिटीज है नॉर्थन महाराष्ट्र में है, मध्य प्रदेश में है, गुजरात में है, पाकिस्तान में, बलूचिस्तान में, हर जगह पर ये सिविलाइजेशन के सिटीज है। इंडिया का सबसे बड़ा साइट है धौलावीरा, ठीक है, जो इंडिया के अंदर। बाकी आजादी के बाद पाकिस्तान में जो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो भी कहां पर है, पाकिस्तान में, ठीक है। तो ये मॉडर्न सिविलाइजेशन हमको देखने को मिलता है यहाँ पर। ये कुछ एरियाज हैं जहां पर एक कवर है। अहमदनगर महाराष्ट्र, यहाँ भी एक सिटी हमको मिलती है, जैमाबाद ऐसा करके सिटी हमको यहाँ भी मिलती है। अलग अलग सिटीज हैं। अफगानिस्तान, तुर्कमेनिस्तान यानी सेंट्रल एशिया से इंडिया में महाराष्ट्र तक की सिटीज है, अलग अलग बड़े बड़े सेंटर हमको मिले इंडस वैली सिविलाइजेशन। किसने डिस्कवर किया, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। सर जॉन ह्यूबर्ट मार्शल, इन्होंने इसको डिस्कवर किया। और एक डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक बॉडी जिसको हम कहते हैं आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, एएसआई। आप कभी जाएंगे कोई मॉन्यूमेंट को विजिट करेंगे तो उसको कंसर्न कौन करता है, एएसआई करती है। तो इसके एक बहुत ही रेप्यूटेड मेंबर थे सर जॉन मार्शल, उन्होंने इस साइट को डिस्कवर करने के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। और हड़प्पा का रूइंस मेन डिस्कवर करने के लिए इंडिया में दयाराम साहनी का नाम भी बहुत इंपॉर्टेंट है। दयाराम साहनी एक इंडियन है जिन्होंने मेजर साइट डिस्कवर यहाँ पर की है। राखालदास बनर्जी को ने मोहनजोदड़ो को डिस्कवर किया। हड़प्पा को डिस्कवर किसने किया है, दयाराम साहनी ने। जो मेजर टू सिटीज है इंडस वैली सिविलाइजेशन के अंदर, उनकी डिस्कवरी की बात यहाँ पर की गई है, ठीक। ऐसे और भी कई सारी सिटी मैंने बताया। इंडिया की सबसे बड़ी सिटी है धौलावीरा, जो कहां है अभी, गुजरात। क्लियर। हड़प्पा किसने डिस्कवर किया, दयाराम साहनी, और मोहनजोदड़ो डिस्कवर किया राखालदास बनर्जी ने। सोफिस्टिकेशन एंड एडवांसमेंट, आज से 5000 साल पहले जैसा एडवांसमेंट, कॉमन बाथ, ग्रेट बाथ, एक ऊपर से नीचे तक का स्ट्रक्चर, ये सब चीजें हमको देखने को मिलती है इंडस वैली सिविलाइजेशन में। सिमिलर पैटर्न्स होते थे। सिटाडेल एंड लोअर टाउन, सिटाडेल समझ लो, टॉप के पोर्शन को क्या कहते हैं, सिटाडेल, और लोअर टाउन रहता था, अलग अलग टाइप के लोग रहते थे। और जैसे मैंने आपको बताया कॉमन बाथ, ग्रेट बाथ भी हमको सिटीज में देखने को यहाँ के मिला है। ग्रेनरीज, सिटीज कैसे बनी हुई थी, बट ब्रिक्स से। अच्छा, अभी हिस्ट्री में एक पीरियड का कॉन्ट्रडिक्शन भी है, जब हम देखेंगे कि हड़प्पन सिविलाइजेशन का डिक्लाइन हुआ है, फिर उसके बाद हमको 2000 ईयर तक मॉडर्न सिटी दिख नहीं रही। मतलब ऐसी सिटीज थी जहां पर ब्रिक यूज थे, फिर लोग शायद भूल गए कि कैसे ब्रिक बनाई जाती है। 2000 साल के बाद तक हमको ब्रिक का इतिहास मिला नहीं। वैदिक हिस्ट्री इसके बाद आएगी जिसमें ब्रिक का यूज नहीं दिखाया गया। तो एक मॉडर्न है, ये एंशिएंट हिस्ट्री का एक सबसे इंपॉर्टेंट सिविलाइजेशन में दुनिया की कौन सी थी, इंडिया के अंदर जो थी, इंडस वैली सिविलाइजेशन। इजिप्टियन सिविलाइजेशन थी, चाइनीज सिविलाइजेशन है, मेसोपोटामिया की सिविलाइजेशन है। ये दुनिया की 4 ग्रेट सिविलाइजेशन थी, और इंडिया के अंदर इंडस वैली सिविलाइजेशन होती है। यही आप बताएं, स्टैच्यूज भी हमको देखने को मिले हैं। एक ब्रोंज स्टैच्यू जिसको हम कहते हैं डांसिंग गर्ल, उसको बहुत फेमस स्टैच्यू वहां पर से हमको मिला है, ये यहाँ पर बताया गया है। और वो स्टैच्यू कम से कम 4000 साल पुराना है। अब एंशिएंट हिस्ट्री के बारे में हमको इंफॉर्मेशन मिलती कैसे, ये भी एक बात हुई। क्या सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन हमारा रहा है हिस्ट्री के लिए, सबसे मेजर सोर्स रहा है कॉइन्स। कॉइन्स से हमको पता चला है। फिर इंस्क्रिप्शंस होते थे, इंस्क्रिप्शन में लिखे जाते थे इन सब चीजों को। किंग्स ने जब कोई विक्ट्री पाई है तो उन्होंने उसके लिए इंस्क्रिप्शन इरेक्ट कराया है, ऐसे हमको मिले। फिर फॉरेनर्स आए इंडिया में अलग अलग टाइम से, चाइनीज लोग आए, हर कंट्री से लोग आए इंडिया में, उन्होंने अपनी विजिट को डॉक्यूमेंट किया, वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स है। तो अलग अलग सोर्सेज हमको मिलते हैं। पर जो हड़प्पन सिविलाइजेशन का सोर्स है, वो जो स्क्रिप्ट है, वो आज तक डिसिफर नहीं किया। ठीक है, किसी को समझा नहीं कि हड़प्पन सिविलाइजेशन में लिखा क्यों गया, क्या स्क्रिप्ट। जैसे भी हम लोग अलग अलग स्क्रिप्ट, जैसे देवनागरी स्क्रिप्ट जिसमें हिंदी की मराठी लिखी जाती है, ठीक। पर हड़प्पन सिविलाइजेशन की जो स्क्रिप्ट हो पिक्चोरल, वो रिटन वाली नहीं है, इसलिए उसको समझना अभी तक डिसाइफर है हड़प्पन सिविलाइजेशन की स्क्रिप्ट नहीं हो पाई है डेट। तो एक मॉडर्न सिविलाइजेशन हमको देखने को मिलता है आज से 5000 साल पहले। आज ही हम इससे डेवलप नहीं है, आज से 5000 साल पहले भी ऐसे एग्जांपल हमको देखने को मिलते हैं इंडस वैली से, ठीक। जो मैंने आपको बताया कि अभी स्क्रिप्ट डिसाइफर नहीं की गई है। और कॉज जो डिक्लाइन था कि आज तक एक ऐसी अच्छी मॉडर्न सिविलाइजेशन का अचानक से डिक्लाइन कैसे हो जाता है, ये भी हिस्ट्री में अभी तक लोगों को पता
नहीं, अलग अलग थ्योरीज हैं। एक फॉर एग्जांपल थ्योरी है कि फ्लडिंग एक मेजर थ्योरी मानी जाती है, फ्लडिंग इसकी वजह मानी जाती है। ठीक, फिर एक मेजर पीरियड मैंने आपको बताया, अभी ये मेजर स्किप पार्ट करने वाला है क्योंकि अब बाद की जो हिस्ट्री है वो डॉक्यूमेंटेड ठीक ढंग से नहीं है। रीजन भी यहां से तो हमको स्टैच्यूज वगैरह मिल जाते हैं इंडस क्योंकि हमको मिल रहे हैं, हमको मॉडर्न सिटीज दिख रही हैं, स्ट्रक्चर दिख रहे हैं मॉडर्न, पर और जो सिविलाइजेशन उसके बाद एक वैदिक पीरियड है। मैंने आपको कहा कि मॉडर्न सिविलाइजेशन मान लोगों को समझते हैं जो आर्यंस है इंडिया, जो नॉर्दर्न पार्ट में सेटल हुए, और फिर धीरे धीरे नॉर्दर्न पार्ट में पॉपुलेशन, मेजर रिलीजन जो वैदिक सिविलाइजेशन में मेजर रिलीजन था वो था हिंदुइज्म, और धीरे धीरे हिंदुइज्म के ही सबसेट्स बुद्धिज्म का भी जन्म होता है इंडिया में 2006 इयर्स अगो। ठीक, 3000 इयर्स अराउंड हो गए अगर आज से देखें हम लोग। रीजन भी 500 बीसी के अराउंड बुद्धा का पीरियड था। क्या है बुद्धा के बारे में? बुद्धिज्म, गौतम बुद्ध फाउंडर माने जाते हैं बुद्धिज्म के, और बहुत सारी मॉडर्न थ्योरीज नॉन वायलेंस की प्रीचिंग से रिलेटेड ये रिलीजन था। अब जो एंशिएंट हिस्ट्री के आपको किंग दिखेंगे वो कुछ फॉलोअर्स ऑफ हिंदुइज्म के दिखेंगे, कुछ ने बुद्धिज्म को अपनाया है, तो ऐसे से अलग अलग आपको किंग दिखेंगे एंशिएंट हिस्ट्री में। क्या कहता है बुद्धिज्म, थोड़ा हम पहले जान लेते हैं। हु इज गौतम बुद्ध? फाउंडर सिद्धार्थ गौतम, नेम था सिद्धार्थ गौतम, ईयर बर्थ का 563 बिफोर कॉमन ईरा। ठीक है, बीसीई बिफोर कॉमन ईरा, ये मोस्ट जो एक्यूरेट टर्म है अगर आपको बताना है तो बीसीई वर्ड ही यूज किया जाता है। कहां थे? लुम्बिनी करके एरिया है, ये नेपाल इंडिया के बॉर्डर पे है, उत्तर प्रदेश बिहार के रीजन में ये एरिया है, वहां पर गौतम बुद्ध का बर्थ हुआ था। और 29 में अर्ली एज में मैरिज हो गई थी गौतम बुद्ध की, पर 29 को उन्होंने घर छोड़ दिया था। ठीक, फॉर द सर्च ऑफ ट्रूथ। ठीक, बोलते हैं कि प्रेडिक्शन थी कि गौतम बुद्ध के फादर को बताया गया था कि वो ज्यादा दिन राजकाज नहीं करेंगे। ठीक, तो उनको कभी दुख देखने ही नहीं दिया गया था। एक बार वो बाहर गए तो उन्होंने कुछ चीजें लाइफ की देखी, तो उनको लगा कि एंड जरूरी है, एंड ही एक मैसेज था लाइफ का। इसकी वजह से उन्होंने घर छोड़ दिया एट द एज ऑफ 29। यह बताया गया है टू परस्यू अ स्पिरिचुअल पाथ। इनलाइटमेंट 49 डेज का मेडिटेशन किया, बोध गया, अभी प्रेजेंट डेट बिहार में एक जगह है बोध गया जहां गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई, जिसको बोध गया बोलते हैं। और पहला सेरेमन कहां दिया? सारनाथ में। तो जगह आपको याद होनी चाहिए। बर्थ कहां हुआ? लुम्बिनी। कहां ज्ञान मिला? बोध गया में। और पहला सेरेमन कहां दिया? सारनाथ में। ये भी उत्तर प्रदेश बिहार के अराउंड की एरियाज हैं। 80 में डेथ हुई, कहां पर? कुशीनगर, उत्तर प्रदेश में। और बुद्धिज्म फिर धीरे धीरे पूरी दुनिया में फैला, चाइना में, तिब्बत में, ये अभी भी फॉलो किया जाता है। बहुत सारी कंट्रीज में बुद्धिज्म आज भी फॉलो किया जाता है, इंक्लूडिंग इंडिया। ठीक, एक बैलेंस अप्रोच दिया, इंडल्जेंस कितनी लाइफ में करनी है, लाइफ के वैल्यूज में बैलेंस अप्रोच बुद्धिज्म में दिया गया है। अब ये 4 नोबल ट्रुथ है। 4 नोबल ट्रुथ गौतम बुद्ध ने लाइफ के बारे में 4 नोबल ट्रुथ बताए कि ये तो होना ही है, मैंडेटरी पार्ट ऑफ लाइफ। वो क्या थे? सफरिंग, लाइफ में सफरिंग है, सफरिंग से आप स्किप नहीं कर सकते, और हर सफरिंग का एक कॉज, और हर सफरिंग को हटाने के लिए तरीके हैं जिसको हम कहते हैं 8 नोबल पाथ्स, जिससे हम इन सफरिंग्स को हटा सकते हैं। अब ये 8 नोबल पाथ्स क्या है जिससे हम अपनी सफरिंग को हटा सकते हैं? राइट व्यू, राइट इंटेंशन, राइट स्पीच, राइट एक्शन, राइट लाइवलीहुड, राइट एफर्ट, राइट कंसंट्रेशन। तो सफरिंग लाइफ का जो एक साथ तुम्हारा गौतम बुद्ध ने उसको हटाने के लिए क्या उन्होंने सॉल्यूशन दिया? These 8 नोबल पाथ्स। अब अलग अलग बुद्धिस्ट काउंसिल्स हुई। काउंसिल समझते मीटिंग, जनरली मीटिंग्स हैं, बहुत सारे लोग आए थे एंशिएंट टाइम में, लोग इकट्ठा होते थे, सुनते थे बात। ये आपको पता रहना चाहिए कि मीटिंग कहां हुई, सिग्निफिकेंट मीटिंग्स कहां पर हुई। पहली मीटिंग हुई है अजात शत्रु, एक किंग थे, एंशिएंट
मैंने आपको बोला मगध एरिया। मगध एरिया सबसे पावरफुल किंगडम है एंशिएंट इंडिया का, जिसको हम बोलते हैं मगध। तो उसके किंग थे अजात शत्रु, उन्होंने प्रिसाइड किया था, इसमें ये बात यहाँ पर बताया गया है। और पहली मीटिंग कहाँ हुई थी? राजगृह में हुई थी, ठीक है ना। 4 जो मीटिंग हुई थी वो बुद्धिस्ट काउंसिल, पहली मीटिंग कहाँ है? राजगृह में। सेकेंड मीटिंग वैशाली में है, थर्ड मीटिंग पाटलिपुत्र, और फोर्थ है कुंडलवन यानी कश्मीर में। अलग अलग टाइम पे अलग अलग मीटिंग्स हुई है, 4 ग्रेट मीटिंग्स हैं बुद्धिज्म के अंदर। और ये देखिए, आप देखेंगे तो ये अलग अलग ईरा होंगे, अराउंड 400 इयर्स का गैप पाओगे चारों मीटिंग के बीच, अराउंड से 100 साल में मीटिंग हुई है। पर एक बहुत सारी चीजें हुई हैं, जैसे बुद्धिज्म के सेक्ट हैं, महायान, महायान बोलते हैं, ठीक है, थेरावड बुद्धिज्म है, ठीक, हीनयान बुद्धिज्म है, ठीक है, अभी नवयान बुद्धिज्म है, जिसको हम न्यू बुद्धिस्ट भी बोलते हैं। तो अलग अलग बुद्धिज्म के ब्रांचेस हैं। जैनिज्म सिमिलर ईरा ही है, पर जैनिज्म थोड़ा सा पुराना है, बुद्धिज्म से थोड़ा सा पुराना है। जैनिज्म फाउंडर आप लोग जानते होंगे कौन है? महावीर, इसके फाउंडर माने जाते हैं। पर रियल सेंस में महावीर 24 तीर्थंकर, उससे पहले फर्स्ट तीर्थंकर कौन है जो जिन्होंने गाइडेंस दिया? जैनिज्म जिनको सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, बताता है, जिन्होंने समय समय पे आके लोगों को गाइड किया, पहले थे ऋषभ देव, ठीक। लास्ट कौन थे? महावीर। ये आपको फर्स्ट एंड लास्ट पता होना चाहिए। यहां भी बहुत सारी काउंसिल्स हुई हैं जहां जैनिज्म के कॉन्सेप्ट को, जैनिज्म के बारे में, जैनिज्म की टीचिंग को स्प्रेड किया गया है। फर्स्ट कहां पे हुई थी? पाटलिपुत्र। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट सिटीज है एंशिएंट इंडिया के। पाटलिपुत्र आज के डेट का पटना, ठीक है, पाटलिपुत्र, वहां पर हुआ था। सेकंड काउंसिल गुजरात में वल्लभी जगह थी, वहां पर हुई है। अलग अलग टाइम में, काफी समय के बाद। काउंसिल्स का पर्पस आप समझ गए होंगे, जो मेजर डिसीजन कभी रिलीजन में लिए जाते हैं वो काउंसिल में लिए जाते थे उस वक्त। फिर मगध एम्पायर। तो बेसिक आपको अंडरस्टैंडिंग यहाँ पर जैनिज्म, बुद्धिज्म और हड़प्पन यानी इंडस वैली सिविलाइजेशन की, मुझे लगता है आपको क्लियर होगी। तो अभी जो दूसरा टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मगध एम्पायर। काफी लंबे समय तक एक पीरियड चला है मगध एम्पायर, और जैसे मैंने आपको कहा था, मगध एक मेजर रीजन था एंशिएंट पावर का। एंशिएंट पावर की सीट कहां थी? मगध। जैसे हम मेडिवल इंडिया में या मॉडर्न इंडिया में जब मेन पावर सेंटर की बात करेंगे तो वो था दिल्ली। मॉडर्न में कुछ समय तक कलकत्ता, काफी समय तक इंडिया की कैपिटल थी, ब्रिटिशर्स की वही कैपिटल थी। फाइनली वो दिल्ली शिफ्ट किए थे 1911 में। तो वैसे ही एंशिएंट इंडिया का आपको मेन पावर सेंटर क्या समझ में आता है? मगध, ठीक है। तो ये एंशिएंट इंडियन किंगडम था, प्रेजेंट डे बिहार, ये सब एरिया में ये लाई करता है। जैसे मैंने आपको कहा कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के बाद जो सब्सिक्वेंट पीरियड है, दैट इज कॉल्ड एज वैदिक पीरियड। वैदिक पीरियड के ड्यूरेशन में ये हुआ था, और वैदिक पीरियड के अंदर 16 ग्रेट किंगडम्स, जो मेन किंगडम्स इंडिया के थे, उनका राइज था। 16 महाजनपद, जनपद यानी छोटे डिस्ट्रिक्ट को हम जनपद कहते हैं हिंदी में, वैसे ही एंशिएंट क्लासिफिकेशन है, 16 एंशिएंट महाजनपद थे। तो नंबर आपको पता होना चाहिए, टोटल 16 महाजनपद थे, जिसमें कुछ मेजर नाम क्या है? मगध, कौशल, अवंती, वत्स। ये नाम आपने नहीं सुना होगा, एक नाम आपने सुना होगा काशी, बनारस। बनारस वाज वन का पुराना नाम काशी है, काशी वाज वन ऑफ द महाजनपद। ये बात यहां पर बताई गई है। तो ये डोमिनेंस में सबसे ज्यादा मेजर कौन सा है सारे महाजनपद में से? मगध। तो अलग अलग डायनेस्टी ने रूल किया। जो फाउंडिंग डायनेस्टी है मगध की, वो है हरियंग डायनेस्टी, और इसके पहले रूलर हैं बिंबिसार। पहले रूलर बिंबिसार हैं। फाउंडर जो मेन मगध पावर सेंटर कब बना है? हरियंग डायनेस्टी के बाद। बिंबिसार गौतम बुद्ध के ही साइमल्टेनियस पीरियड में ही बिंबिसार भी थे, ठीक। और फिर बिंबिसार के बाद अजातशत्रु, जिन्होंने एक मीटिंग, जैसे मैंने आपको बताया, बुद्धिस्ट काउंसिल में अजातशत्रु ने ही करवाया था, तो अजातशत्रु उसके बाद किंग बने। फिर एक दूसरी डायनेस्टी आती है, शिशुनाग डायनेस्टी, वो रूल करती है कुछ पीरियड तक। फिर एक नंद डायनेस्टी आती है, और जिसके आखिरी रूलर थे धनानंद। धनानंद को बैटल में डिफीट किया था चंद्रगुप्त
मौर्य, और उसके बाद कौन सा पीरियड स्टार्ट होता है? मौर्य एम्पायर, ठीक, जिसमें हम एक ग्रेट किंग की बात करते हैं जिनका नाम था अशोक। अशोक किससे थे? मौर्य रूलर थे, ठीक। इसको फाउंड किसने किया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने फाउंड किया था। किस डायनेस्टी को हटा के? नंद डायनेस्टी को हटा के, ठीक। रीजन आप लोगों ने सीरीज भी देखी होंगी, इसमें बहुत सारे हिस्टोरिकल बताए भी गए हैं। चाणक्य का आपने नाम सुना होगा, चाणक्य ने गाइडेंस दिया था किसको? चंद्रगुप्त मौर्य। ये बात यहां बताएगी। तो अब मगध के बारे में क्लियर, मेजर पावर सेंटर है ये एंशिएंट इंडिया का, जिसको स्टार्टिंग में सबसे पहले रूल किसने किया? हर्यन डायनेस्टी ने रूल किया है, और नंद डायनेस्टी इसकी इंपॉर्टेंट थी। उसके बाद जो डायनेस्टी आती है वो है मौर्य डायनेस्टी, ठीक है। फाउंडर चंद्रगुप्त मौर्य। और फिर एक एंशिएंट वर्ल्ड का जो सबसे डोमिनेटिंग नेम है एंशिएंट वर्ल्ड का, इनका नाम क्या है? अलेक्जेंडर। हिंदी में इनको सिकंदर बोला जाता है, क्योंकि सबसे बड़ी एरिया एंशिएंट टाइम में किसी ने रूल किया, गवर्न किया, सबसे ज्यादा बैटल किसने इतने कम एज में जीते, वो कौन था? अलेक्जेंडर दी ग्रेट। तो चंद्रगुप्त मौर्य के ड्यूरेशन में अलेक्जेंडर भी इंडिया में आए थे, और काफी बैटल्स भी हुई हैं एंशिएंट किंग से, पर चंद्रगुप्त ज्यादा दिन तक अलेक्जेंडर इंडिया में नहीं था। एक फेमस बैटल है जिसका नाम है बैटल ऑफ हिडिस्पस, ठीक है, बैटल ऑफ हिडिस्पस, जो अलेक्जेंडर और पोरस के बिटवीन हुई है। क्योंकि देखो चंद्रगुप्त मौर्य कहां पर है? ये मिडिल में इंडिया, और इंडिया आज का इंडिया नहीं था, उसकी एरिया ज्योग्राफिकली आज से बहुत बड़ा था, बलूचिस्तान अफगानिस्तान तक हमारा एरिया था। वहां भी उस वक्त किंग थे पोरस। पोरस से बैटल हुई थी। पोरस और अलेक्जेंडर द ग्रेट के बीच की जो बैटल है उसको हम कहते हैं बैटल ऑफ हिडिस्पस। उस बैटल में पोरस हार जाते हैं, पर अलेक्जेंडर अपने साम्राज्य को आगे, अपने किंगडम को आगे बढ़ाना नहीं चाहते। एंशिएंट वापस जाते हैं अलेक्जेंडर। 33 इयर्स की एज में अलेक्जेंडर की डेथ हो जाती है। पॉइजनिंग एक रीजन बताया हिस्टोरियंस ने, वो भी क्लियर नहीं है पॉइजनिंग की डेथ थी। एंशिएंट ने पोरस को देख के, पोरस की ब्रेवरी को देख के अलेक्जेंडर ने इंडिया को क्रॉस करने का नहीं था, उसकी घर जाने की इच्छा थी, जाया और रास्ते में नहीं रहा। पर बहुत ही ग्रेट किंग है एंशिएंट में अलेक्जेंडर द ग्रेट। उस वक्त आप समझ गए कि उस वक्त फिर एक बैटल होती है किसके बिटवीन में? अलेक्जेंडर के जनरल्स ने उसके एरिया को लिया, अलग अलग जनरल्स थे उसके, अलग अलग एरिया को लिया। वैसे ही जनरल था सेल्यूकस निक्टर। सेल्यूकस निक्टर और चंद्रगुप्त मौर्य के बिटवीन एक बैटल होती है। सेल्यूकस निक्टर हार जाता है, और फिर सेल्यूकस निक्टर की डॉटर से मैरिज होती है चंद्रगुप्त मौर्य की। तो ऐसा हमने रिलेशन, फॉरेन रिलेशंस भी मेंटेन किए कंट्री में। ये बात यहां पर बेसिकली बताई गई है। और जैसे आप समझ ही गए, नंद डायनेस्टी को ओवरथ्रो किया था, मगध पे रूल किया मौर्य एम्पायर ने। कौटिल्य मेन प्राइम मिनिस्टर थे जो एडवाइस कर रहे थे किसको? चंद्रगुप्त मौर्य को। इनकी फेमस एक बुक है अर्थशास्त्र, जो इन्होंने लिखी है, पर मेन तौर पे लोगों को लगता है इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है, और मेन तौर पर गवर्नेंस से रिलेटेड, कैसे रूल करना चाहिए उससे रिलेटेड ये बुक है, ठीक। और भी रूलर्स आप लोग जानते होंगे। सेकंड रूलर बिंदुसार, और फिर सबसे मोस्ट फेमस रूलर कौन है? अशोक। अशोक के समय में सबसे दूर तक ये एम्पायर गया। जितने आप महाजनपद देख रहे हो उसमें मेजर सारे महाजनपद पे कंट्रोल किसका हो गया? अशोक का। उसमें एक मेजर महाजनपद था कलिंग। कलिंग आज के डेट में उड़ीसा में लाई करता है। कलिंग में अशोक ने अटैक किया, काफी ज्यादा लोग, बहुत लाखों लोग मरे कलिंग में। उसके बाद अशोक ने बैटल से छोड़ दिया। लाइफ के उनका ट्रांसफॉर्मिंग इवेंट था कलिंग का वॉर। उसके बाद अशोक ने बुद्धिज्म की तरफ बहुत ही ज्यादा डिवोट हो गए, वो बहुत ही ज्यादा पीसफुल रहे, और फिर धीरे अशोक के डेथ के बाद ज्यादा दिन तक ये एम्पायर भी, जिसको हम कहते हैं ग्रेट मौर्य एम्पायर, नहीं चला। जिसके फाउंडर कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य। अदर ग्रेट लीडर्स में अशोक, पर इसको ओवरथ्रो करते हैं पुष्यमित्र शुंग, जो फाइनली शुंग एम्पायर फिर आता है किसमें? पावर, ठीक, एंशिएंट इंडिया का जो मेजर इवेंट यहां पर रहा है। मेजर पॉइंट्स यहां से क्या है? पॉलिटिकल यूनिटी इंडिया की अचीव हुई। जो मेजर पोर्शन इंडिया का गवर्न किया वो ये डायनेस्टी ने गवर्न किया, अशोक ने पॉलिटिकल यूनिटी यहां पर अचीव की। इंडो गैंगनेटिक प्लेन, जहां जहां गंगा फ्लो करती है उसको हम कहते हैं इंडो गैंगनेटिक प्लेन्स, वहां मेजर एरिया पे कंट्रोल था। कैपिटल क्या थी यहां एम्पायर की? पाटलिपुत्र। यही कैपिटल थी, मैंने आपको बताया कहां है ये? पटना, आज की डेट का पटना है।
अशोक की डेथ के बाद नॉन वायलेंस की पॉलिसी, उसी वजह से ये किंगडम भी क्या होता है, सुंग डायनेस्टी द्वारा रिप्लेस हो जाता है। फिर एक मेजर गैप है, अभी हमने एंशियंट टाइम के पीरियड देखे, ठीक, अभी हम एंशियंट टाइम के किंगडम्स को देख रहे थे, पर अभी जो पीरियड आपको देखने को मिलेगा वो कहां का है, आफ्टर ये जो अन्नो डोमिनी का पीरियड है, यानी मॉडर्न एरा का पीरियड है, ठीक, 200 300 400 इयर्स का गैप है, जब डेथ हुई, डिक्लाइन हुआ मौर्य एम्पायर का, और फिर राइज हुआ है गुप्त एम्पायर का। गुप्त एम्पायर चंद्रगुप्त मौर्य के बाद जो मेजर डायनेस्टी जो रूल करने आई है वो गुप्त है, जिसमें भी एक चंद्रगुप्त रूलर आएंगे, पर इनके फाउंडर कौन थे, श्रीगुप्त फाउंडर थे इस डायनेस्टी के। जो मौर्य के बाद की सबसे बड़ी डायनेस्टी वो है कौन सी, गुप्त डायनेस्टी। इनको यार इन्होंने काफी साल रूल किया। अब वो उस ड्यूरेशन में हो क्या रहा था, इन बिटवीन बोथ ऑफ द पीरियड फ्रॉम द डिक्लाइन ऑफ मौर्य एम्पायर टू द राइज ऑफ गुप्त एम्पायर, बहुत छोटे छोटे किंगडम बन गए थे, अलग अलग रूलर्स थे, और फॉरेनर्स का भी अटैक था। फॉरेनर जैसे ग्रीक्स, बैक्टीरियंस, ऐसे फॉरेनर्स ने भी इंडिया में अटैक किया, और काफी ज्यादा रीजन उन्होंने दिया। हुन्स, ये भी फॉरेनर थे, इन्होंने भी इंडिया पे अटैक किया उस समय में। पर फिर इंडिया को कंसोलिडेट कौन सा एम्पायर करता है, गुप्त एम्पायर। इसने इंडिया को वापस से कंसोलिडेट किया। इंडिया में एक पॉलिटिकल यूनिटी एस्टैब्लिश हुई जो कि मिसिंग थी आफ्टर द डेथ ऑफ अशोक, उसको गुप्त एम्पायर ने कंप्लीट किया। श्रीगुप्त इसके फाउंडर, चंद्रगुप्त वन ये मेजर इंपॉर्टेंट गुप्त एम्पायर के थे। मेजर किंग इनको माना जाता है 320 एडी, इन्होंने इनका कोरोनेशन हुआ। पुराने जमाने का टाइटल है महाराजाधिराज, उस टाइटल को इन्होंने लिया। फिर समुद्रगुप्त यहाँ के मेजर किंग हैं, इनको नेपोलियन ऑफ इंडिया भी बोला जाता है। क्वाइन देख लो यहाँ पर, क्वाइन से ही मैंने आपको बोला जो एंशिएंट हिस्ट्री के बारे में हमारा मेजर नॉलेज कहां से मिलता है, क्वाइन से या इंस्क्रिप्शन से। अशोक के बारे में जो हमको मेजर नॉलेज मिला है वो उनके रॉक एडिक्ट से मिला है। अलग अलग जगह पे रॉक एडिक्ट्स हैं, प्राकृतिक लैंग्वेज में लिखे गए हैं, अलग अलग चीज अशोक ने अपने थॉट्स को उनके रॉक एडिक्ट में लिखा है। ऐसे ऐसे अलग अलग बुक्स हैं, एंशिएंट बुक्स हैं जहां से हमको नॉलेज मिलता है। फॉरेन ट्रेवलर्स हैं, यहां आप एक देख सकते हो समुद्रगुप्त का एक क्वाइन है, ठीक, जहां पर समुद्रगुप्त के बारे में बताया गया। इनको क्या बोला गया है, नेपोलियन ऑफ इंडिया। नेपोलियन एक फ्रांस के जनरल थे, बहुत सारी एरिया उन्होंने जीती एक ही बैटल में, उनकी आर्मी जिसको कहते हैं बैटल ऑफ वाटरलू। काफी ज्यादा एरिया इन्होंने भी जीती, जिनका नाम है समुद्रगुप्त, इसलिए उनको भी ऐसा टाइटल मिला। तो अलग अलग एरिया का कंसोलिडेशन हुआ। ये इतना बड़े एरिया को गवर्न नहीं कर रहे जितना मौर्यन एम्पायर गवर्न कर रहा था अपने पीक पे, पर तो भी इंडिया में हमको पहली बार पॉलिटिकल कंसोलिडेशन 400 इयर्स के बाद देखने को गुप्त एम्पायर की वजह से मिलता। काफी ज्यादा समय तक ये नहीं चला। एक मेजर किंग और भी रहे, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, इसमें से गुप्त डायनेस्टी के ही थे। विक्रमादित्य एक टाइटल है, और अभी हिंदुइज्म में जो मेन कैलेंडर चलता है उसको हम कहते हैं विक्रम संवत, उन्हीं के नाम पे विक्रम संवत, उन्हीं के नाम पे है, एंशिएंट किंग थे। फिर मेजर जो फाइनल किंग हमको देखने को मिलते हैं वो है हर्षवर्धन। यही पीरियड है जहां पर हमारी एंशिएंट हिस्ट्री का जो एंड माना जाता है, मेडिवल हिस्ट्री की क्या होती है, स्टार्टिंग होना, हर्षवर्धन के बाद का पीरियड। वल्लभ डायनेस्टी के रूलर थे नॉर्थ। गुप्ता के डिक्लाइन के बाद, हुन के इन्वेजन के बाद ये यहाँ पर रूल कर रहे थे। हुन मैंने आपको कहा फॉरेन पावर से जो इंडिया को अटैक किया अलग अलग समय पे। अब इनके बारे में हमको कैसे पता चलता है, हर्ष के बारे में, लास्ट ग्रेट किंग है एंशिएंट इंडिया के। हर्ष चरित्र इनकी एक बायोग्राफी है, उसमें इनके बारे में पता चलता है। और एक चाइनीज ट्रेवलर उस वक्त आया था इंडिया में, उसका नाम था हुएन त्सांग, उसने भी हर्ष के बारे में डॉक्यूमेंट किया डिटेल में, हर्ष के बारे में। तो हर्ष के बारे में ये हमारे मेजर सोर्स हैं, हर्ष के बारे में हमको जानकारी मिलती है। हर्ष के डेथ के बाद इस्लामिक इन्वेजन इंडिया में शुरू हो जाता है। 700 एडी से इस्लामिक इन्वेजन शुरू हो जाता है। उसी के बाद हमारा कौन सी हिस्ट्री का पार्ट आता है, मेडिवल हिस्ट्री का, जो कि चलेगा 1000 इयर्स के अराउंड, जिसमें हम पढ़ेंगे दिल्ली सल्तनत, मुगल एम्पायर, और कल हम इसको रीड करेंगे। ठीक, तो मेजर इवेंट्स आपको आई होप समझ गए।